हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 12 देखेंगे, विच इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लैंड यूज़ पैटर्न। काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी छोटा चैप्टर है। सो आई कंप्लीट दिस चैप्टर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। ठीक है, वील रीड अबाउट एनवायरनमेंट, फिर लैंड का जो यूजेज है वो कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होता, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, जो ये वर्ड है एनवायरमेंट, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स टू सराउंड। इसका मतलब कि ये एक फैक्चुअल डिटेल है कि कौन से वर्ड से डिराइव्ड है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचो, आंख बंद करके सोचो कि एनवायरनमेंट क्या है। एवरीथिंग विच इज़ अराउंड अस, हर एक वो चीज़ जो हमें सराउंड कर रही है, जो हमारे अराउंड है, जो हमें आसपास दिखती है, वही एनवायरनमेंट है। राइट, एनवायरनमेंट सिर्फ प्लांट्स, ट्रीज इन और जितने भी ग्रीनरी है हमारे आसपास, सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं है। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग। वो एनवायरनमेंट हर एक वो चीज़ है जो हमारे आसपास हमें दिखती है, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो या सिर्फ सोशल डेवलपमेंट हो। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है, सोशल, पॉलिटिकल, हर तरह का जब डेवलपमेंट होता है, जब एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट एक तरीके से। इन्वायरमेंटल मैन, अब आपको इन्वायरमेंट का मतलब समझ आ गया, डेवलपमेंट का मतलब समझ आ गया। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रिव्यू, असेसमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड द लाइक विच इज़ असेंशियल इन द रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड चेंजिंग प्रायोरिटीज़। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके का ये प्रोसेस है जहाँ पे आप प्लान करते हो, रिव्यू करते हो, असेस करते हो और डिसीजन लेते हो कि जितने भी रिसोर्सेज है, लाइफ रिसोर्सेज, उसका किस तरीके से हमें यूज़ करना है। जितनी भी हमें इन्वायरमेंट से चीज़ें मिलती है, जितना भी हमारे आसपास लिविंग चीज़ें हैं, है ना, उन चीज़ों का किस तरीके से यूज़ करना है, उसको किस तरीके से, एक तरीके से प्लानिंग करना, डिसीजन लेना कि उसको कैसे रखना है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसी को हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, new innovations such as clean technologies, environmental auditing, eco-friendly products, etc. have been developed to save our environment from pollution and degradation. हमने सुना ये टर्म सुना होगा, आप सभी ने सुना होगा कि क्लीन टेक्नोलॉजी। ठीक, क्लीन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी, इस तरीके से आप चीज़ों का एडवांसमेंट करो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन, इस तरीके से करो कि ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। ठीक है, ये चीज़ अभी आ रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड भी आपने सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज़ बेसिकली कि आप जो भी आपके पास अवेलेबल है, जितनी भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आपको उन सारे रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करना है ताकि जिससे आज का जो डिमांड है वो भी पूरा हो जाए और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए कोई भी चीज़ कम ना पड़े। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करना है कि आज के डिमांड्स तो फुलफिल हो ही, फ्यूचर की अगर कोई भी नीड्स होती है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगर हम इसे एक प्रॉपर डेफिनेशन में देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, अगर मैं बहुत एक बेसिक सा भी एग्जाम्पल लूँ, मान लो आपके पापा ने आपके लिए एक केक ऑर्डर किया है। ठीक है, वो केक लेके आते हैं घर पे, ऑर्डर नहीं किया, फिर चलो खरीद के लेके आते हैं घर पे, वो लेके आए। ठीक है, आपका भाई गया है किसी ट्रिप पे। ठीक है, तो और वो कल लौटने वाला है, केक आज आया है, वो लौटेगा कब, कल। ठीक है, तो आपने केक खाया, तो उसके बाद एक पूरा गोल सा केक है, आपने उसका आधा खाया। ठीक है, आधा आप क्या करोगे, आधा बचा के रखोगे कि नेक्स्ट डे जब भाई आएगा तो उसे आप दोगे खाने के लिए, है ना। अब अगर आपने ऐसा किया कि भैया पूरा केक ही मैं खा लेता हूँ, भाई को कुछ नहीं दूंगा, तो क्या हो रहा है, एक तरीके से आप भी अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हो, है ना, कि पूरा ही खा रहे हो। और फ्यूचर में, मतलब कल को जब आपका भाई आएगा तो उसको वो मिलेगा भी नहीं। वो इस इंटेंशन से आया कि चलो भैया घर पे केक है, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, और वो जब घर पे आता है तो देखते हैं कुछ भी नहीं है। और आपने अपने आप को ओवर, एक पूरा केक खाने की कैपेसिटी हो सकती है आपकी ना हो, है ना, तो आप अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हो ना। जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, सिर्फ आधा केक की रिक्वायरमेंट है, तो आधा केक खाओ और आधा रखो।
तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं कि आज के जो नीड्स है, जितने भी नीड्स है वो फुलफिल हो, लेकिन फ्यूचर नीड्स और डिमांड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पहली बार जिक्र कहाँ हुआ था, ब्रूटलैंड कमीशन में। ठीक है, 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जिसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ था। तो मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक क्वेश्चन आता है, तो आप इन दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हो आंसर में, टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑल्सो टू गेन अ बेटर स्कोर। ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पहली बात तो ये कि एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, मैन एंड एनिमल को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट और एनजीओ के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है ताकि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सही तरीके से। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, मान लो क्या होता है ना कि गवर्नमेंट बहुत इंडस्ट्रीज़ को फॉर्म करना चाहती है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन करती है, जिसके कारण उनको बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं, जिसके कारण एनवायरनमेंट नुकसान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट प्लान्स इस तरीके से होने चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम कि एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, एडुकेट करना लोगों को कि एनवायरनमेंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वो हमें चीज़ें प्रोवाइड करती है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी एरियाज़ होती है। मान लो अब अगर आप अपने बगीचे को पानी दे रहे हो, एक आप सर्टेन तरीके से दे रहे हो, होता है ना कुछ प्लांट्स को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को कम होती है, तो प्लांट टू प्लांट डिफर करता है। सिमिलरली प्लांट टू प्लांट और प्लेस टू प्लेस भी डिफर करता है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, तो वो चीज़ भी अच्छे से उसको स्क्रूटिनाइज करना एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर आती है। ठीक है, India has total geographical area of about 328.73 million hectares, but statistics pertaining to land utilization were available for about 307.82 million hectares in 2014 to 15. यहाँ पे बोला गया है कि जितनी टोटल जोग्राफिकल एरिया कितनी है, पूरी जोग्राफिकल एरिया इंडिया की इतनी है 328, जिसमें से कितना लैंड यूटिलाइज होता है 307। 328 में से सिर्फ 307 लैंड ही यूटिलाइज होता है। ये फैक्चुअल डिटेल है। ठीक है, आपको बस याद करना है। अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको देखना है, जैसे कि नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लार्जली डिपेंड्स अपॉन दिस टाइप ऑफ लैंड। there's an urgent need to increase the net area zone for meeting food and other requirements of rapidly increasing population of India. देखो, नेट जोन एरिया क्या होता है, जहाँ पे आप जो जितने भी चीज़ें उसको उगाते हो, है ना, आप गेहूँ उगाते हो या फिर आप बहुत सारे प्लांट्स उगाते हो वहाँ पे, राइट। नेट सोन एरिया नाम में ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आप चीज़ें यू डू प्लांटेशन, यू डू एग्रीकल्चर यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस भी होती है जब आप ये चीज़ करते हो, जैसे कि हो सकता है सॉइल वहाँ का अच्छा ना हो, क्लाइमेट वहाँ का अच्छा ना हो, टोपोग्राफी वहाँ की अच्छी ना हो, टोपोग्राफी वहाँ की अच्छी ना हो, ये सब चीज़ें हो सकता है। ठीक है, तो नेट जोन एरिया ज़्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट देन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर। ये आप यहाँ पे देखो, पैटर्न ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन 2014 से 15। नेट जोन एरिया कितनी है, एरिया सोन, अब मान लो एक एरिया है वहाँ पे आप खेती कर रहे हो। नेट जोन एरिया का मतलब खेती करना ही होता है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे अगर आपने एक बार खेती कर ली दोबारा नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पे आप एक बार से ज़्यादा खेती कर सकते हो। वो कितनी है, फॉरेस्ट कितना कवर्ड है, टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना है, कल्टीवेशन के लिए कितना एरिया, ये सारा फैक्चुअल डिटेल आप याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे नेट जोन एरिया हो गया, कल्टिवेबल लैंड हो गया, टोटल क्रॉप्ड एरिया हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद एरियाज सोन मोर देन वंस। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, कौन से ऐसे एरियाज होंगे जिसको आप एक बार से ज़्यादा वहाँ पे खेती कर सकते हो। कुछ ऐसे एरियाज जो बहुत फर्टाइल हो, जहाँ का सॉइल बहुत फर्टाइल हो, तो आप रिवर बैंक्स के पास वाली एरिया देखना, जैसे इंडो गंगा प्लेन हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे ऐसे सेंट्रल रीजन है जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इस एरिया की खेती एक बार से ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, फॉरेस्ट
बस एक चीज़ याद करनी है आपको फॉरेस्ट में कि इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना होना चाहिए, 33%। इतना होना चाहिए, ये एक आइडियल स्टेट है, इतना होना ही चाहिए, पर इंडिया में कितना है, 23.34। मतलब अभी भी हमें 33 तक जाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें काफ़ी फॉरेस्ट का वो करना पड़ेगा, रेगुलेशन करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, फॉरेस्ट कवर बहुत कम है। दिस इज़ द आइडियल स्टेट, और हमारा कितना है, इतना ही है बस। अभी शायद डेटा चेंज भी हुआ हो, बट ये बुक जो पब्लिश हुई थी उस टाइम के डेटा के अकॉर्डिंग इतना है। अभी हुआ भी होगा इंक्रीज तो 2-3% ही हुआ है, अभी भी 33% तो फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक है, ये डेटा याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होना चाहिए और कितना है। ठीक है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, कौन से ऐसे लैंड्स होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते कल्टिवेशन के लिए? आपका बैरन लैंड हो गया, जहाँ पे खेती आप नहीं कर सकते, ड्रॉथ है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जब आप उस एरिया को डाल देते हो, रेलवेज कंस्ट्रक्ट कर दिया, टाउन्स कंस्ट्रक्ट कर दिया, और माउंटेन्स है, हिल स्लोप्स है, डेजर्ट्स है, रॉकी एरियाज है, यहाँ पे आप कल्टिवेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, permanent pastures and other grazing land. A total area of 10.3 million hectares is devoted to permanent pastures and other grazing land. This amounts to about 3.33% of the total reporting area of the country. Grazing takes place mostly in forests and other uncultivated land wherever pasturage is available. The area presently under pastures and other grazing lands is not sufficient keeping in view the large population of livestock in India. अब आप देखोगे शीप्स वगैरह को या फिर काउज, इन सबको क्या होता है ना, ग्रेजिंग के लिए लेके जाया जाता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना कि वो जगह ग्रेजिंग, आई होप यू ऑल नो। हिंदी में आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द वर्ड, सो आई वोंट यूज़ इट, बट ग्रेजिंग का आई होप मतलब आपको पता हो। ठीक है, तो जितने भी लाइफ स्टॉक होते हैं, शीप्स हो गया, काउज, बफेलोज, ये सब कुछ को सबको जब रखते हैं, ठीक है, तो उनको फिर ग्रेज कराने के लिए पैस्चर्स ये सब करना पड़ता है, जिसके लिए लैंड अवेलेबल नहीं होता है। ये मोस्टली आपको हिली एरियाज़ में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे काफ़ी एरियाज़ है पैस्चर्स के लिए। जब आप बजरंगी भाईजान ऐसी मूवीज़ देखोगे ना, आपको पता चलेगा जब वो शीप्स वगैरह जो वो लेके जाते हैं ना, वो पैस्चर्स ही उसे हम कहते हैं। ठीक है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। अब ऐसे भी कुछ लैंड होते हैं जहाँ पे आपको जंगली पेड़ पौधे और वो सब देखने को मिलेंगे, तो वो भी होता है। कल्चरेबल वेस्ट क्या होता है? The Wasteland Survey and Reclamation Committee defines cultivable waste as that land available for cultivation but not used for cultivation for one reason or the other. अब देखो, cultivable waste land वो होता है जो ऐसी लैंड होती है, जो ऐसा ज़मीन होता है जो जहाँ पे कल्टिवेशन हो सकती है बट वहाँ होती नहीं है कुछ रीजंस के कारण। ठीक है, वो रीजंस कुछ भी हो सकता है वहाँ का पानी बहुत नमकीन हो सकता है वहाँ का सॉइल इतना फर्टाइल ना हो सकता है वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो, सॉइल इरोशन हो। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है? जब पानी जम जाता है, वो सब भी रीजंस, ये सारे रीजंस के कारण वहाँ पे फिर नहीं होती है वो चीज़ें। ठीक है, फैलो लैंड क्या होता है? फैलो लैंड इज ऑफ टू टाइप्स, करंट फैलो एंड फैलो अदर देन करंट फैलो। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो ना, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, फैलो एंड ऑल ऑफ दैट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, दो तरह के फैलो लैंड होते हैं, एक करंट फैलो होता है, एक फैलो अदर देन करंट फैलो होता है। ठीक है, अब करंट फैलो क्या होता है? जब फैलो फॉर 1 year इज कॉल्ड करंट फैलो, वाइल 2 to 5 years इज कॉल्ड फैलो अदर देन करंट फैलो। ठीक है, fallow land is left uncultivated for 1 to 5 years to help soil recoup its fertility in the natural way of depending upon the nature of the soil and the natural nature of farming. There have been varying trends in the extent of current fallow, but it has recorded an increase from 10.68 million hectares to 1951 to 15.09 million hectares in 2014 to 15. अब मैं अगर सिंपली आपको बताऊं तो फैलो लैंड क्या होता है कि जब आप 1 से 5 साल तक ना किसी भी लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हो कि छोड़ दो, 1 से 5 साल तक, या तो 1 साल के लिए भी छोड़ सकते हो, 5 साल के लिए भी छोड़ सकते हो, छोड़ देते हो 2-3 साल के लिए भी छोड़ सकते हो, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना खुद से रीगेन करे। ठीक है, नेचर हेल्प करे उसको अपनी फर्टिलिटी खुद से रीगेन करने के लिए, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, खुद से जब वो फर्टिलिटी रीगेन करती है, रिकूप करती है, उसके बाद फिर से वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हो, प्लांटेशन कर सकते हो आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम फैलो लैंड कहते हैं, समझ गए। अब करंट फैलो और फैलो अदर देन फैलो क्या होता है? करंट फैलो तब होता है जब आप 1 साल के लिए उस लैंड को छोड़ देते हो रिकूप करने के लिए। करंट फैलो और एक कौन सा टर्म था, फैलो अदर देन करंट फैलो का मतलब होता है जब आप
2 से 5 साल मतलब मोर देन 1 ईयर्स के लिए आप छोड़ते हो उस लैंड को अपनी फर्टिलिटी रिकूप करने के लिए. दैट इज़ इट. ठीक है. उसके बाद क्वालिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड. अब आप क्वालिटी देख लो, जैसे आप चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हिली एरियाज़ में ही ग्रो करती है. वहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशन होता है वही अलाउ करता है, वही परमिट करता है कि जो चाय, कॉफ़ी, इन सब की जो प्लांटेशंस होती है वो हिली एरियाज़ में ही अच्छे से हो सकती है. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्या होता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होते हैं. वाटर लॉगिंग होती है, सैलिनिटी होती है, ये ओवर इरिगेशन से होता है. जैसे आप पंजाब हरियाणा में देख लो, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ओवर इरिगेशन, मतलब इरिगेशन एक लिमिट, कोई भी चीज़ एक लिमिट तक हो तो ही बेटर है. अगर लिमिट से एक्सीड हो तो अगर लिमिट से एक्सीड हो तो क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है. जब आप ओवर इरिगेशन करते हो तो क्या होता है, वाटर बहुत अल्कलीन, सॉइल बहुत इनफर्टाइल हो जाती है, एसिडिटी आ जाती है सॉइल में, पानी जम जाता है एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है. ब्लैक लावा सॉइल बहुत फर्टाइल होता है और प्लेटू रीजन में पाया जाता है, और कॉटन वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो होता है ब्लैक लावा सॉइल में. साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स. इसमें क्या होता है ना, लैंड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाती हूँ. लैंड होल्डिंग्स क्या होता है मैं एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ. मान लो आप में से somebody of you is let's say प्रियंका. प्रियंका आप में से कोई एक लड़की है जिसका जिसका ये एक लैंड है. ठीक है, ये ज़मीन है उसका. अब प्रियंका के पापा हैं एंड पापा 3 भाई है, पापा के 3 भाई है, लेट्स से ABC. अब ये लैंड ना पापा एक, फिर ABC, मतलब 4 भाई है इन टोटल. प्रियंका हैज़ 3 चाचू एंड 1 पापा, मतलब एक पापा है प्रियंका के और 3 उसके चाचू हैं. ठीक है, मतलब 4 लोग हैं और ये ज़मीन इन चारों की है, पापा की भी है और इन तीनों की भी है. तो जब चारों की ज़मीन होती है तो क्या होता है कि अब ये लैंड तो इतना ही है, इसको 4, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि ये पापा का हो गया, ये चाचू A, ये चाचू B, ये चाचू C. तो इससे क्या होता है ना, लैंड की फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाती है. इतना फ्रैगमेंट्स में अगर आपने डिवाइड कर दिया है तो क्या पॉइंट है. आप यहाँ कुछ उगा रहे हो, यहाँ पे बैरन है, यहाँ पे कुछ और उगा रहे हो, यहाँ पे बैरन है, कुछ भी. अब चारों लोग अपने अपने तरीके से लैंड का टेक केयर करेंगे ना. अब अगर मान लो 8 भाई होते तो ये तो फिर और डिवाइड हो जाता. तो इतना छोटा जब आप फ्रैगमेंट्स कर देते हो ना, और ज़रूरी, और उस फ्रैगमेंट्स के बाद क्या होता है कि कुछ एक एरिया में कुछ और हो रहा है, कुछ दूसरे एरिया में कुछ हो रहा है, बट सॉइल तो वही है ना, इंटरकनेक्टेड है. तो काफ़ी इनफर्टाइल हो जाती है, अल्कलिन हो जाती है, सैलिनिटी आ जाती है, और काफ़ी फ्रैगमेंट्स में बांट देते हो तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है. इसी को हम कहते हैं लैंड होल्डिंग, सॉरी. साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग्स बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप लैंड होल्डिंग्स को छोटा रखोगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. और आप ये सारी चीज़ें आप केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी वगैरह में आपको देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें. तो बस यही है. ठीक है, दिस इज़ इट, वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. कोई भी डाउट होता है तो जस्ट राइट इन द कमेंट्स. अदरवाइज मुझे टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो. यू कैन गेट द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अदरवाइज़ आप मेरे चैनल के बायो में चेकआउट कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ होगा, आप मुझे वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो. एंड यू कैन राइट डाउन योर डाउट है, कुछ भी आपको चाहिए तो वहाँ पे लिख सकते हो. आई कैन रिप्लाई यू देयर. ठीक है. उसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज़ चैनल के बायो में मिल जाएगा, मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो. हिस्ट्री, जोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो चेक दम आउट. टिल देन, हैप्पी स्टडिंग, गुड लक.